नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 305 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। ये जो टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 3 से लेंगे और टॉपिक का नाम है राउथ एरे के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं काफ़ी टाइप के राउथ एरे के न्यूमेरिकल। आज हम इसका एक और टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें भी क्वेश्चन सेम ही आता है कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाएगी, उससे आपको राउथ एरे से स्टेबिलिटी निकालना होगा। क्या करना होगा? राउथ एरे से स्टेबिलिटी को निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ वही। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है तो करना क्या है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो आपको क्या बनाना, उसका एक राउथ एरे बनाना है। तो हमने ये क्या बना दिया, राउथ एरे। इससे पहले मैंने राउथ एरे आपको बनाना बहुत बार बता दिया। अब मैं सिंपल सीधा सा फटाफट से बता रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्या है, हाईएस्ट पावर 6, तो 6 डाल दिया, ही 5 4 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड रो बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, s की पावर 6 का कोफिशिएंट आ गया जो कि 1 है। उसके बाद में 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, एक पावर छोड़ के बनाते हैं तो प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिख दिया। फिर s की पावर 3 नहीं आएगा, फिर s की पावर 2 में क्या है 20 प्लस का तो 20 लिख दिया। फिर s की पावर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, s की पावर 0 कितना है 16, तो ये 16 प्लस का 16 है तो प्लस का 16 लिख दिया। ठीक है, फिर s की पावर 5 वाला रो बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करना है, s की पावर 5 का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है, प्लस का 2 तो ये आ गया। उसके बाद में 4 नहीं आएगा, s की पावर 3 का क्या है 12 वो लिख दिया। उसके बाद में s की पावर 2 का नहीं आएगा, क्या होगा, s की पावर 1 का तो 16 है लिख दिया। फिर आगे कुछ नहीं है तो 0 लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं s की पावर 4 वाली रो। ठीक है, तो अब जब हम s की पावर 4 वाली रो बनाते हैं तो क्या करेंगे, मान लिया इसके जो कोफिशिएंट है, हमने पहला कोफिशिएंट मान लिया क्या है b1, क्या है b1। तो b1 के लिए क्या करेंगे, इससे ऊपर की 2 लेंगे रो और ये मल्टीप्लाई बाय ये, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 2। तो क्या आ जाएगी b1 की वैल्यू, यहाँ से ये आ गई 2, तो ये हमने क्या रख दी, b1 की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो ये b1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम निकाल देंगे, इसको मान लिया हमने b2, क्या मान लिया हमने b2 और b2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे सॉरी ये क्या रख दिया हमने, s की पावर 4 वाली रो के कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ये तो क्या माना था इसको b1, उसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसको हमने क्या मान लिया b2, और b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उससे जस्ट ऊपर की 2 रो ले लेंगे। फिर b2 की वैल्यू निकालनी है तो ये तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय क्या हो गया 2, तो यहाँ से b2 की वैल्यू क्या हो गई 12। इसी तरीके से b3 के निकालना चाहोगे तो वही आगे, क्योंकि इसके आगे तो कोफिशिएंट है ही नहीं तो वैसे ही 0 आएगा, तो वो लिख दो। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो ये हो गया s की पावर 4 वाली रो के कोफिशिएंट। अब हम निकालेंगे s की पावर 3 वाली रो के कोफिशिएंट। इसको हमने मान लिया ये क्या है c1, तो c1 की वैल्यू निकालने के लिए उससे ऊपर की जस्ट ऊपर की 2 रो कंसिडर करेंगे, तो ये वाली 2 रो हो गई। ठीक है, उसके अंदर ये निकालना है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या हो गया 24 माइनस 24, तो 24 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस करोगे तो कितना हो गया 0, 0 बाई 2 करोगे तो क्या आ गया 0, इसलिए c1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी तरीके से हम कितने निकालेंगे, क्या c2 की वैल्यू, क्या करेंगे इसी तरीके से हम c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया c2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, उससे जस्ट ऊपर की 2 रो कंसिडर करनी है। अब c2 की निकालनी है तो ये तो हम मानेंगे नहीं, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हो गया c2 की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, डिवाइड में क्या हो गया बाई 2, तो यहाँ से क्या हो गया 32 माइनस 32 कितना हो गया 0, डिवाइड बाय समथिंग 0, तो c2 की वैल्यू भी क्या होगी 0। इसी तरीके से c3 वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब राउथ एरे में जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, हमने एक तरीके की डिफिकल्टी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, अब नेक्स्ट तरीके की डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में देखेंगे कि राउथ एरे के अंदर जब हम उसको राउथ एरे बना रहे हैं तो कोई रो जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाए, यानी
रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 आ जाए, तब भी हम राउथ एरे से स्टेबिलिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर उस राउथ एरे के अंदर चेंजेस क्या करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है, जब हम राउथ एरे से सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते वक्त अगर कोई रो कंप्लीटली, यहाँ पे देखो s की पावर 3 वाली रो, अगर कोई रो कंप्लीटली 0 हो जाती है तो हम उस राउथ एरे से उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक नया राउथ एरे बनाएंगे और उसमें चेंजेस क्या करेंगे। देखो जो रो 0 हुई है कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली 0 होने का मतलब उस रो के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। देखो सारे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और सो ऑन, सारे आगे के एलिमेंट सारे क्या है यहाँ पे 0। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तो हम उससे एक नया राउथ एरे बनाते हैं और उसमें चेंजेस क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो चेंजेस हम करते हैं वो ये होता है कि जो भी रो 0 होती है, यानी s की पावर यहाँ पे 3 वाली रो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, s की पावर 3 वाली 0 होने की वजह से क्या होगी, s की 4 वाली रो की हम क्या करेंगे, एक क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप उसको, एक इक्वेशन बोल सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 पुट करते हो तो वही क्या हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई कंप्लीटली रो 0 हो जाती है उससे ऊपर वाली रो, जस्ट ऊपर वाली रो, कौन सी, उससे जस्ट ऊपर वाली रो लेंगे, यानी जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या है, s की पावर 4 वाली रो, वो लेंगे और उस रो से हम क्या बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, उस रो से एक हम यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल जो हम बना रहे हैं, हम सबसे पहले तो इतना करेंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। और पॉलिनोमियल बनाना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल बनाना यहाँ पे जैसे किसका बनाना है, s की पावर 4 वाली रो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले s की पावर 4 के अंदर जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो लिख दो, क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 लिख दो। और s की पावर क्या है यहाँ पे 4, यानी s की पावर जो भी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, s की पावर 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट लिखो, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 12, उसके आगे साइन क्या, कुछ भी नहीं है, यानी प्लस, तो प्लस का 12। अब क्या करेंगे हम, जब भी इन रोज में एलिमेंट लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, एक छोड़ करके एक लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली पावर क्या है, s की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोड़ के लिखेंगे पावर, तो s की पावर 2 प्लस, यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी साइन होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है साइन, कुछ भी नहीं, यानी प्लस, तो प्लस का 16। अब इसके साथ s की पावर कितनी लिखेंगे, जो इससे पहले वाली पावर है उसमें से एक कम करके एक छोड़ करके लिखनी है, यानी s की पावर 2 है तो एक छोड़ दो, s की पावर 1 वाला क्या लिखेंगे, s की पावर 0। तो ये आपने क्या बना लिया, पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल बन गया। क्या पॉलिनोमियल बना आपने, 2 s की पावर 4 प्लस 12 s की पावर 2 प्लस 16 s की पावर 0, ठीक है। या इससे भी आपको इजी तरीका बताएं तो आपको क्या करना है, जो रो आप ले रहे हो, यानी जो रो कंप्लीटली 0 उससे ऊपर वाली रो है उसके सारे कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ पे जैसे प्लस साइन है तो उसके आगे प्लस लिखते जाओ। कोफिशिएंट में यहाँ प्लस का 12 है तो प्लस का 12, सेकंड थर्ड कोफिशिएंट क्या, प्लस का 16, तो प्लस का 16 ले गया, ठीक है। फिर फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको उसके आगे जो s की पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, s की पावर 4, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें करने से, इसमें s की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस पहले वाली पावर है उसमें से एक पावर छोड़नी है उससे बाद वाली, यानी s की पावर 3 तो छोड़ देंगे, हम नहीं लिखना, क्या लिख देंगे, s की पावर 2। फिर इससे आगे वाले में लिखने के लिए क्या करेंगे, s की पावर 2 है उसमें से एक छोड़ करके उसके बाद वाले लिखेंगे, यानी s की पावर 2 के बाद में 1 वाली को तो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो s की पावर 0। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल बनाना है। एक बार जब पॉलिनोमियल बन जाएगा तो क्या करना है आपको, जैसे ही पॉलिनोमियल बन जाएगा उस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, s के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ये देखो हमारा पॉलिनोमियल बन गया, हमने पॉलिनोमियल क्या ले लिया, as क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 2s की पावर 4 प्लस 12 s की पावर 2 प्लस 16 s की पावर 0। और s की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ, as इज इक्वल टू 2s की पावर 4 प्लस 12 s की पावर 2 प्लस 16, ठीक है। इस तरीके से सीधा लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल आ गया, ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया।
अब जो पॉलिनोमियल ये बन गया, उस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, s के साथ में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल as है, as का हम क्या करेंगे, एक बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोनों साइड में d बाई डी एस करो, या as का इधर d बाई डी एस है तो उस साइड में भी क्या हो गया, d बाई डी एस। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एस करेंगे 2। तो ऐसे जब किसी आप पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसमें प्लस में तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, यानी d बाई डी एस ऑफ 2s की पावर 4। इसको आप सिंपली थोड़ा इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा जैसे पॉलिनोमियल क्या आया था, पॉलिनोमियल हमारा जो है वो ये है as। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है as इज इक्वल टू 2s की पावर 4 प्लस 12s की पावर 2 प्लस 16, ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एस ऑफ क्या है, as, और इस साइड में क्या है, d बाई डी एस ऑफ इस पूरी इक्वेशन का 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16। इसका जब ऐसा आप किसी भी पूरा ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हो तो हर एक चीज़ का डिफरेंशिएट हो गया। यानी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ d बाई डी एस ऑफ 2s की पावर 4 प्लस d बाई डी एस ऑफ 12s की पावर 2 प्लस d बाई डी एस ऑफ 16। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करें। हमने क्या लिखा था वापस बता देते हैं, हमने क्या लिखा, सबका अलग अलग लिख दिया अपन ने, सबका अलग अलग लिख दिया। क्या हो गया अलग अलग, क्या लिखा यहाँ पे, d बाई डी एस ऑफ as इज इक्वल टू क्या हो गया, d बाई डी एस ऑफ 2s की पावर 4 प्लस d बाई, ये ब्रैकेट लगा दो, d बाई डी एस ऑफ 12s की पावर 2 प्लस d बाई डी एस ऑफ 16। ठीक, अब सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, ये डिफरेंशिएशन कर दो। 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज रख दिया। s की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3s की पावर 3। ठीक है, प्लस ये 12 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दिया। तो s स्क्वायर का s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू s की पावर 1 प्लस ये 16 एज इट इज। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये क्या हो गया 0। तो अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 6s क्यूब प्लस ये क्या हो गया, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 s की पावर 1। s की पावर 1 लिख दो या s की पावर नॉर्मली लिखो। तो ये हमारा फाइनल हो गया, और ये क्या है आगे 0 है, तो ये 0। तो फाइनली इस तरीके से हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया। अब वो क्या था, s की पावर, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी शायद, s की पावर यहाँ 3 कर देते। ये क्या 2s की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, ये क्या होगा 2 तो एज इट इज हो गया, इसका s की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 3। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। फिर इसी तरीके से 12s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, 12 इंटू एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एस की पावर 1। तो यहाँ से क्या हो गया, 12 2 24, 24s। ठीक है, फिर क्या है 16 का डिफरेंशिएशन, 16 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 0। ठीक है, इतना काम कर दिया। तो अब क्या करना है, जैसे ये पॉलिनोमियल बन गया नया, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो नया पॉलिनोमियल बन गया उसके कोफिशिएंट को आपको कहाँ पे लिखना है, जो हमारी रो 0 हुई थी उस 0 वाली कोफिशिएंट रो पे लिखना है। क्या लिखना है, जो जीरोज हुए यानी इन पे लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे हमारा क्या बन गया था, इक्वेशन क्या बन गया, 8s क्यूब प्लस फिर नेक्स्ट क्या बन गया 24s।
अब इस 0 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 8 से, और नेक्स्ट वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे, 24 से। तो इस तरीके से ये जो 0 वाली रो है उसके कोफिशिएंट को जो हमने हमारा नया पॉलिनोमियल बनाया उसके कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस एक बार बता रही हूँ। क्या होता है, जो डिफ़िकल्टी आती है राउ थ्योरम में क्या आती है, अगर कोई भी रो जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो उस केस में राउ थ्योरम चेंजेस कर तो जो रो है उसके एलिमेंट है उससे रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उनकी जगह रख देंगे। ठीक है, तो हमने फिर से ये रो पूरी बन गई। फिर नेक्स्ट रो बनाएंगे s की पावर 2, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, इस कोफिशिएंट को हमने क्या मान लिया है, इसको मान लिया हमने d1। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, d1 मान लिया है। तो d1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो d1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उससे रो से जस्ट ऊपर ये मान लिया क्या है, d1, तो इससे जस्ट उससे d1 क्या हो गया, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 8। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 6, तो ये 6 ले ली। इसी तरीके से d2 की वैल्यू निकाल देंगे, d2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो d2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d2 की वैल्यू निकालने के लिए उससे ऊपर की जस्ट 2 रो ले ली। फिर d2 की वैल्यू निकाल रहे तो ये तो दोनों मानेंगे नहीं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 16 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 8, तो क्या हो गया, क्या बच गया, 16। तो यहाँ से ही हो गया 16, फिर आगे 0 है तो वो 0 आ गया। ठीक है, अब s की पावर 2 वाली रो है वो लेंगे, s की पावर 2 वाली रो बन गई हमारी। अब s की पावर 1 वाली रो बनाएंगे, सेम इसी तरीके से। मान लिया इसका कोफिशिएंट क्या है, e1 मान लिया, e1 की वैल्यू उससे जस्ट ऊपर 2 रो लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई क्या हो गया, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 8/3। उससे इसी तरीके से ये e2 भी निकाल सकते हैं, तो वो आ गया 0। फिर s की पावर 0 वाला कोफिशिएंट निकालेंगे, तो इसको मान लिया हमने f1। f1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, s की पावर 0 वाली रो का कोफिशिएंट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया हमने f1। f1 की वैल्यू कितनी होगी, इससे जस्ट ऊपर की 2 रो ली, तो ये मल्टीप्लाई बाय 16, तो 8/3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, 8/3। तो ये 8/3 से 8/3 कट गया, तो क्या बच गया, 16। तो इस तरीके से s की पावर 0 वाले रो का कोफिशिएंट भी निकाल दिया। अब हमारा राउ थ्योरम पूरा बन गया, तो इससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम ले लिया। अब फर्स्ट कॉलम में के अंदर कोई साइन चेंजेस है क्या, यहाँ पे कोई साइन चेंजेस है क्या, साइन चेंजेस नहीं है, तो ये सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन चेंजेस नहीं, लेकिन हमारा इसलिए सिस्टम स्टेबल है। इसके साथ दूसरी भी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, सिस्टम के लिए जरूरी क्या है, 2 कंडीशन। पहला, जो फर्स्ट कॉलम
पहला क्या था, कोई साइन फॉलो कर रहा है, सिस्टम दोनों कंडीशन करेगा। कौन सा, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट में साइन चेंजेस नहीं होने चाहिए या सभी एलिमेंट के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो कंडीशन तो ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो ये क्या थी, सेकंड कंडीशन थी कि कोई भी रो जो है वो कंप्लीटली जीरो नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ जब हमने स्टार्टिंग में राउत एरे बनाया तो एस की पावर 3 वाली रो जो है वो क्या है, कंप्लीटली जीरो हो गई थी। इसलिए ये सिस्टम क्या है, स्टेबल तो नहीं है। तो अब हम कैसे पता करें सिस्टम स्टेबल है, तो वो अनस्टेबल क्या नहीं, स्टेबल नहीं ये कह सकते हैं हम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि हमको नहीं हो सकता ये मार्जिनली स्टेबल। और देखो बच्चों, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, मार्जिनली स्टेबल को दूसरा नाम क्या बोलते हो, लिमिटेड स्टेबल भी बोलते हो। क्या बोलते हो, लिमिटेड स्टेबल भी बोलते हो। मार्जिनली स्टेबल को और क्या बोलते हो आप, लिमिटेड स्टेबल भी बोलते हो। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे आंसर में आप मार्जिनली स्टेबल की जगह लिमिटेड स्टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये सिस्टम अब हमारे को पता है ये स्टेबल तो नहीं है, तो क्या होगा, अनस्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल, इसका कैसे पता लगाएं। तो आपको क्या करना है, इसको पता लगाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको अब बताना है कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो देखो मार्जिनली स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, इसका कंडीशन है अगर एक रो कंप्लीटली जीरो होगी तो वो कंडीशन क्या है, मार्जिनली स्टेबल कब होगी, अगर एक रो कंप्लीटली जीरो है, जैसे हमारी ये एक रो कंप्लीटली जीरो हो गई थी एस की पावर 3 वाली, और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंजेस नहीं है, क्या है, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंजेस नहीं है, तो सिस्टम हमेशा क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल, या उसको क्या बोल सकते हो आप, लिमिटेड स्टेबल होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि दो ज्यादा रो कंप्लीटली जीरो हो जाए, वो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, करेंगे हम, अगर दो या दो से ज्यादा रो कंप्लीटली जीरो हो जाए तो सिस्टम क्या होगा, चाहे फर्स्ट चेंजेस ना हो, चाहे कॉलम के अंदर साइन चेंजेस ना हो, या सारे तो पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है, यानी कोई साइन चेंजेस नहीं है, लेकिन दो रो कंप्लीटली जीरो हो गई तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। लेकिन अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंजेस नहीं है और एक रो कंप्लीटली जीरो है तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। देखो इसके अंदर जो केस बनते हैं वो मैं आपको अभी पहले थोड़ा यही सॉल्व कर लेते हैं, तो अब उसके बाद में सारी कंडीशंस बताती हूँ आपको। तो अब ये सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के कोई भी फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंजेस नहीं है, सारे साइन सेम है, पॉजिटिव है सारे, तो कोई साइन चेंजेस नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे एक रो है जो एस की पावर 3 वाली रो है, ये क्या हो गई थी, एस की पावर 3 वाली रो कंप्लीटली जीरो है, तो ये अब एक ही रो जीरो है। अब देखो ये नेक्स्ट हमने जब सॉल्व करा तो क्या इस राउत एरे के अंदर कोई नई रो जीरो आई क्या, देखो यहाँ पे और कोई जीरो नहीं आई। जब पहला बार राउत एरे बनाया था तभी एक रो जीरो आई थी, जब सेकंड टाइम राउत एरे बनाए तो कोई भी रो और जीरो नहीं आई, यानी यहाँ पे केवल एक ही रो कंप्लीटली जीरो है, तो ये सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। जब मार्जिनली स्टेबल होगा सिस्टम, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलिनोमियल किससे बनाया, आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल किससे बनाया, आपने क्या बनाया, पॉलिनोमियल क्या बनाया, एस की पावर 4 से, यानी एस की पावर 4 से पॉलिनोमियल बनाया, तो उससे नीचे वाले सभी एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो एस की पावर 4 है, उससे पॉलिनोमियल बनाया, यानी एस की पावर 4 तक के, यानी एस की पावर 0 1 2 3 4, ये 4 तक के चार एलिमेंट कहाँ पे होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे।
तो 4 के बाद में इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो 6 में से 4 तो कहाँ पे हो गए जे ओमेगा एक्सिस पे, 2 बचे में वो कहाँ होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो दो तो क्या हो गए, 2 तो क्या हो गए लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, ये s की पावर 6 और s की पावर 5 वाला, और ये क्या हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे जे ओमेगा। ध्यान क्या रखना है, जिससे आप पॉलिनोमियल बना रहे हो, यानी s की पावर 4 की रो से हमने पॉलिनोमियल बनाया, तो उसकी पावर उतनी पावर यानी 4 पावर है, तो 4 एलिमेंट्स कहाँ होंगे जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे s की पावर 4 तक के एलिमेंट कहाँ पे होंगे, यानी ये 4 एलिमेंट कहाँ पे लाई करेंगे, ये 4 एलिमेंट लाई करेंगे जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर, और 2 एलिमेंट कहाँ पे लाई करेंगे लेफ्ट के अंदर, राइट में कोई भी नहीं है क्योंकि कोई साइन चेंजेस नहीं है, तो राइट में कितने होंगे 0, तो टोटल कितने हैं 6। तो ये सिस्टम क्या हो गया मार्जिनली स्टेबल, या इसको आप और क्या बोल सकते हो लिमिटेड स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको कंडीशन बताती हूँ सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल के लिए। सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब क्या होगा फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के साइन क्या हो सेम हो, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है स्टेबल होने के लिए, दूसरी कंडीशन है कि कोई भी रो जो है कंप्लीटली जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, तब भी वो सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो क्या थी सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन, स्टेबल होने के लिए कंडीशन। दूसरा सिस्टम के मार्जिनली स्टेबल होने की कंडीशन क्या, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के साइन क्या हो सेम हो, लेकिन एक रो जो है वो क्या हो कंप्लीटली जीरो हो, क्या हो एक रो जो है वो क्या हो कंप्लीटली जीरो हो, तो सिस्टम क्या होगा मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आती है अनस्टेबल होने की कंडीशन। अनस्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहला तो अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी साइन चेंजेस हैं, तो दूसरी कंडीशन आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या होगा अनस्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन काफी बार क्या हो जाता है फर्स्ट जो है फर्स्ट रो है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर मान लो साइन चेंजेस नहीं है, लेकिन वो दिखेगा कब, मल्टीपल रो अगर 2 या 2 से ज्यादा रो एक साथ में जीरो होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा रो जीरो होती हैं, तो भी वो सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो ये क्या थी कुछ सिस्टम के स्टेबल और अनस्टेबल होने की कंडीशंस